हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी को भी पता है कि रिसेंटली 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों ने शेड्यूल रिलीज किया हुआ है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी फुल फ्लेज चल रही है। तो उसी के तहत आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है। ओवरऑल व्यू हम देखेंगे कि ये कितनी पावरफुल एक बॉडी होती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से एंटायरली इनका इलेक्टोरल कॉलेज काम करता है, इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, कौन कंडक्ट करता है और अंत में हम इंपीचमेंट से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट सी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एज यू ऑल आर अवेयर के रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ही छाया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। इससे रिलेटेड गेजेट में नोटिफिकेशन भी रिलीज किया हुआ था। तो एक बार मैं ओवरऑल आपको शेड्यूल बता दूं जो आने वाले 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस होंगे। सबसे पहला तो 15th जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज करके इलेक्शन के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सी ब्यूरोक्रेटिक चीजें थी वो की हुई थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 29th जून 2022 को नॉमिनेशंस का आखिरी दिन होगा, तो अभी चंद दिन बाकी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 30 जून को स्क्रूटिनी होगा नॉमिनेशन पेपर्स का और 2 जुलाई को अगर कोई भी कैंडिडेट अपना नाम विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड 18th जुलाई जो है वो इंपॉर्टेंट डे होगा क्योंकि वही दिन पोल्स वगैरह जो होंगे यानी कि इलेक्शंस उसी दिन होंगे और 21 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली काउंटिंग वगैरह होगा और हमें पता चल जाएगा कि रामनाथ कोविंद जी के सक्सेसर कौन होंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर प्रेसिडेंट के लिए, हर इलेक्शन के लिए हम एक रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो देखते हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार हमने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को ही रिटर्निंग ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया हुआ है। तो इलेक्शंस जो है वो खासकर पार्लियामेंट हाउस में ही होंगे और रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज में होंगे क्योंकि यहाँ पर जनरल पब्लिक जाकर इलेक्शन नहीं करती। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हम उनके बारे में आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। तो मूविंग एट, सबसे पहला मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इंडिया की सॉवरनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पोजीशन है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं, हर 5 साल में चेंज होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो इंस्पाइट ऑफ 5 साल में एक बार चेंज जरूर होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स से ऊपर जो है इसे रिप्रेजेंटेशन माना जाता है क्योंकि कंट्री के सुप्रीम कमांडर इन चीफ भी होते हैं और कई चीजों में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही ही इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, आर्टिकल 52 to 78 इट एक्चुअली कंसिस्ट प्रोविजन फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी को मिलाकर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और अगर मैं यूनियन लेजिस्लेचर की भी बात करूं तो वहां पर भी सेम है, सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसका हिस्सा नहीं होते क्योंकि प्रेसिडेंट भी जो है कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक पार्ट है पार्लियामेंट का। जब तक पार्लियामेंट के बिल्स को प्रेसिडेंट असेंट नहीं देते वो एक्ट नहीं बनता। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप देख लें, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी हिस्सा है यानी कि लेजिस्लेचर का। हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद हमारे एमपी ही होते हैं यानी कि वो पहले लेजिस्लेचर में इलेक्ट होते हैं, वहीं से एग्जीक्यूटिव बनते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो थ्रू दैट वर्च्यू ही आल्सो इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। मूविंग अहेड, चंद मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला आर्टिकल 54 विच स्पीक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 किस मैनर में प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 56 टर्म कितना होगा प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 57 री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में और आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिफिकेशंस क्या है इस पोजीशन के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। सबसे पहला तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक सा लॉजिक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन के लिए ही ओपन होगा। और दूसरा 35 इयर्स ऑफ एज उनकी मिनिमम होनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में एमपीस वगैरह के लिए देखते हैं वहां पर 21 साल है, लेकिन यहाँ पर 35 इयर्स मिनिमम आपकी होनी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, ही शुड आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। एक लोकसभा के एमपी के लिए इलेक्ट होने के लिए जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी फुलफिल होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 35 इयर्स ऑफ एज भी उनका खत्म होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में चंद ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसका डेफिनेशन हमें नहीं दिया गया, जैसा टर्म माइनॉरिटी है, टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है।
लेकिन थोड़े बहुत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और अलग अलग एक्ट्स वगैरह के रेफरेंसेस के साथ अगर हम कह सकें तो जो कुछ भी पोजीशन जहां पर आप सरकार का हिस्सा है या फिर सरकार के ट्रेजरी से आपको सैलरी पैसा वगैरह आता हो तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे। तो कोई भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का ऑफिस अगर आप पकड़ रहे हैं या फिर वहां से आप कुछ ना कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा। तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं पकड़ सकते। एंड बाय द टाइम अगर आपका इलेक्शन हो गया तो अगर आप पकड़ रहे थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो लगभग इलेक्शन होने के बाद आप ऑटोमेटिकली उन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को आपको छोड़ देना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा का हाउस मेंबर नहीं हो सकते और किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं हो सकते, यानी कि एमपी या एमएलए नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन हो गया उनका, इससे पहले वो एमपी या एमएलए थे तो वो इस सीट को जो है वो वेकेंट करेंगे। उसे चाहिए कि ऑलरेडी वो इस पोजीशन से रेजिग्नेशन दे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए उन्हें। तो कंडीशंस क्या क्या होते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफिस के? ऑफ कोर्स ऑफिशियल रेसिडेंस जो कि राष्ट्रपति भवन है वो विदाउट एनी रेंट उन्हें वहां पर एंटाइटलमेंट दिया जाएगा और अलग अलग सैलरी, पर्क्स, एमॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ये सभी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और एक और चीज जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि जो कुछ भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है एक बार जब प्रेसिडेंट ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें घटाया नहीं जा सकता, अगर चाहे तो उन्हें बढ़ाया जा सकता है। एमॉल्वमेंट्स, बेनिफिट्स वगैरह कम नहीं कर सकते, जो पार्लियामेंट ने ऑलरेडी चूज किए हुए हैं उससे आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म आप सभी को भी पता है 5 साल के लिए होता है, जब से वो टेन्यूर उनका स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे ही एंटर्स द ऑफिस। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनकी डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली सीट वकेट हो जाएगी। अगर इलेक्शन रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो या फिर इम्पीच वगैरह कर जाए तो दोज आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो रिजाइन भी करके जा सकते हैं अपने ऑफिस में से, वो अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतना पावर दिया गया है कि जब ऑफिस वकेट हो जाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो 6 महीने तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स हमें चाहिए कि कंपल्सरीली इलेक्शन हो प्रेसिडेंट का और हम नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टर्म की ही अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स ऑफिस के तो वो कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के तहत। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। जब तक उनका सक्सेसर इलेक्ट नहीं होता तब तक भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं ऑफिस में और कोई भी रोक नहीं लगाई गई है कि कितने भी बार चाहे उतने बार इलेक्शन लड़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं। अब तक इतिहास में सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने 2 टर्म्स कंप्लीट किए हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो ऐसी तो कोई रोक नहीं लगाई गई है कि सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट होंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे। सो पावर किसे दिया गया है इलेक्शंस कंडक्ट करने का? ऑफ कोर्स आर्टिकल 324 जो कि प्रावधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। एंड अलॉन्ग विद दैट द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल 1974 के तहत ये पावर्स यानी कि जो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, कंडक्ट इलेक्शंस जो कुछ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में दिए गए हैं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एमपीस और एमएलएस के पोजीशन के लिए जो है इलेक्शंस चलाता है। बाकी के जो लोकल लेवल के हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज, ग्राम पंचायत, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन चलाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉमिनेशन के लिए भी चंद कंडीशंस होने चाहिए। महज ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड हैं आप डायरेक्ट आकर नॉमिनेशन डालेंगे, क्योंकि एक जमाने में ऐसा होता था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हद से ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए थे। तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को कट करने के लिए इलेक्शन प्रोसेस के लिए जो नॉमिनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत टफ बना दिया गया है। अभी जो कैंडिडेट जो कुछ भी नॉमिनेशन के लिए आते हैं एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स उन्हें एज प्रपोजर्स होने चाहिए और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए। यानी कि एमपी से एमएलए जो होते हैं ना वो 50 इलेक्टर्स जो है एज प्रपोजर्स, यानी कि मैं फलां का नाम प्रपोज कर रहा हूं और एडिशनल 50 मेंबर्स एज सेकेंडर्स, यानी कि हाँ मैं उस नॉमिनेशन को सपोर्ट कर रहा हूं। यानी कि टोटल 100 इलेक्टर्स का सपोर्ट आपको चाहिए जो कि बहुत ही टफ है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं किसी कैंडिडेट को आगे रखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 15,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर आप 1/6 वोट्स जो वैलिड वोट्स डाले गए हैं, अगर किसी भी कैंडिडेट को 1/6 वोट से ज्यादा नहीं आते यानी कि उससे कम आते हैं तो ये 15,000 रुपए फोरफिट नहीं किए जाएंगे, वो पूरी तरीके से आरबीआई के पास ही रह जाएंगे। तो ये सभी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को कट करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं। तो आइए इलेक्शन प्रोसीजर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता। जैसा हम एमएलएस और एमपीस को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली जाकर मतदान देते हैं, किसी एक पार्टी के कैंडिडेट को हम वोट करते हैं और उस एरिया में सबसे ज्यादा फर्स्ट पास द पोस्ट,
सबसे ज्यादा किसी वोट आए हुए हैं, भले ही वो एक वोट से भी ज्यादा क्यों ना हो, वो इलेक्ट होता है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन ऐसा नहीं होता। दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। यहाँ पर एक कॉलेज बनाई जाती है जहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्ट होके जो आए हुए हैं। क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में पहले 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस होते थे, अब उसका प्रावधान कट किया गया है। तो लोकसभा में तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब नहीं है, तो नॉमिनेटेड मेंबर जो कोई भी एमपीस हो वो नहीं इलेक्ट कर सकते, वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि अलग अलग स्टेट्स में जो विधान सभाएं होती हैं, विधान परिषद नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स का नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, यहाँ पर भी जो इलेक्टेड एमएलएस होते हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। और तीसरा, यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक दिल्ली और पुडुचेरी, इनके दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। तो यही सभी लोग जो है मिलकर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने कहा कि ओनली इलेक्टेड पर्सन्स ही होते हैं, नॉमिनेटेड या फिर डिसॉल्व्ड असेंबलीज, अगर किसी भी स्टेट में डिसॉल्व्ड हो गई है असेंबली तो वहां के एमएलए जो कि देखिए जब डिसॉल्व ही हो गई असेंबली तो एमएलए का क्या काम वहां पर, एमएलए तो वो नाम का रह जाएगा, क्योंकि जब तक नए इलेक्शंस नहीं आएंगे वो खुद को फिर से एमएलए नहीं कह सकता। तो डिसॉल्व्ड असेंबलीज के भी मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक सीक्रेट बैलेट की मदद से किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। और यहाँ पर जैसा हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देखा कि एक्स वाई जेड अगर 3 कैंडिडेट्स हैं, डायरेक्टली अगर हम एमपी या फिर एमएलए के इलेक्शंस को जाते हैं तो देखते हैं, हम जाते हैं एक कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को आते हैं ये विल बी अनाउंस्ड एज विनर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर ये काम नहीं किया जाता। एक स्पेसिफिक कोटा ऑफ वोट्स यहाँ पर जीतने बहुत ही जरूरी होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये वांटेडली प्रावधान रखा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ही पावरफुल एक पोजीशन होता है। देखिए, माना के डीजियोर है, नाम के लिए ही है, किताबी ही बहुत ही बड़ा पोजीशन हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक पोजीशन है। तो कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, रीजियंस एंड ऑल, स्टेट्स एंड ऑल, हमें चाहिए कि हम बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट के साथ एक कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाए। तो यहाँ पर जो कुछ भी वैलिड कास्ट वोट्स दिए जाते हैं पूरे इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर से, तो यहाँ पर कैंडिडेट को एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स आने चाहिए +1। देखिए, बेसिक सा यही डिफरेंस है। जब हम एमपी या फिर एमएलए के लिए वोट करते हैं तो सबसे ज्यादा जिसे वोट्स आते हैं वहां पर हमने ये नहीं रखा कि एटलीस्ट 50% वोट आने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं कि 100 वोट्स हैं, ठीक है, और ये 5 अलग अलग कैंडिडेट्स में बटे हुए हैं और कैंडिडेट एक्स को जो है वो 20 वोट्स आए हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट इसी को ही आए हुए हैं, तो यहाँ पर तो 50% क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट 50% आने चाहिए, यानी कि 100 में से 50 वोट्स आने चाहिए, 50% यानी कि 50 वोट्स आपको आने चाहिए +1। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाने की यहाँ पर आपको बहुत ही जरूरत है। जब तक ये स्पेसिफिक कोटा आप नहीं लाते आप जीत नहीं सकते। तो ये भी जो है हमारे कंट्री के यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रिप्रेजेंटेशन को बचा के रखने के लिए ये काम किया गया है। तो यहाँ पर इलेक्टर जो है वो सिंगल पार्टी कैंडिडेट को जैसा वोट करते हैं, डायरेक्ट जाकर जो मतदान देते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बैलेट पेपर दिया जाता है जहां पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कैंडिडेट एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कि हमारे एमपीस और एमएलएस वोट कर रहे हैं। वो जाकर ऐसा नहीं करेंगे कि मेरा वोट कैंडिडेट एक्स को है, मेरा वोट जो कैंडिडेट वाई को है, वो प्रेफरेंस देंगे, यानी कि पहला प्रेफरेंस मेरा कैंडिडेट एक्स होगा, दूसरा प्रेफरेंस कैंडिडेट वाई और तीसरा प्रेफरेंस कैंडिडेट जेड को होगा। तो इस तरीके से जितने भी मेंबर्स वहां पर नॉमिनेट किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन प्रेफरेंस का ऑर्डर जो है वो दिया जाता है और बाद में कैलकुलेट किया जाता है कि सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस किस पर्सनैलिटी को आया हुआ है उसे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि 50% वोट्स, अगर 50% +1 वोट अगर कोटा उन्हें मिल जाता है तो ही विल बी अनाउंस्ड इलेक्टेड। अगर 50% उन्हें नहीं मिलते तो नेक्स्ट देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने उन्हें दिया हुआ है, यानी कि इसी तरीके से क्यूमुलेटिवली एडिट किए ही जाते हैं वोट्स जब तक 50% उन्हें नहीं मिलता। तो ये भी जो है हमारे इंडिया की उस यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, इस पोजीशन की जो वैल्यू है उसे बरकरार रखने के लिए ये तरीका जो है वो अपनाया गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस भी आपको बता दूं कि एमपीस और एमएलएस जो वोट जरूर देते हैं, यहाँ पर एमपीस का वोट तो सेम ही होता है, राज्यसभा और लोकसभा के एमपीस का फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर होता है उनके वोट का 708। अब ये नंबर 708 कैसा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे सेंसस के बेसिस पर होता है, हमारे पॉपुलेशन के बेसिस पर ये वोट का वैल्यू डिसाइड किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो एमपीस और एमएलएस का एक वोट जो है वो 708 होता है, और यहाँ पर एमएलएस का वोट वो चेंज होता है, डिपेंड करता है कि स्टेट के पॉपुलेशन कितना है, स्टेट में कितना पॉपुलेशन है और कितने इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स वहां पर हैं। यानी कि जितना बड़ा स्टेट उस एमएलए का उतना ही ज्यादा वोट का वैल्यू। मान लेते हैं यूपी और हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें। हिमाचल प्रदेश में तो कम है वोटर्स इलेक्टर्स, यूपी में तो ज्यादा है, तो वहां पर यूपी की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इलेक्टर्स भी ज्यादा है, तो यूपी के एमएलए का जो एक वोट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस व्हेन वी कंपेयर विद द हिमाचल प्रदेश एमएलए। लेकिन एमपीस का सेम है, दैट इज 708। तो स्पेसिफिकली डिपेंड करता है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पॉपुलेशन और उनके लेजिस्लेचर में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उसके बेसिस पर उनका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो इस इलेक्शन के लिए स्पेसिफिक अगर हम बता सकें तो 4809 इलेक्टर्स होंगे पूरे हमारे एमएलएस और एमपीस, जिसमें से 776 एमपीस हैं और 4033 एमएलएस हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स जो सभी के मिलाकर हैं वो 10,86,431 है। जैसे कि हमने देखा कि ईच एमएलए के लिए 708, तो इस तरीके से 776 एमपीस है हमारे पास। और एमएलएस का वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप यहाँ पर देखें किस तरीके से एक इंडिविजुअल एमएलए का वोट कैलकुलेट किया जाता है। उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, उस स्टेट में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनटू 1/1000। बेस्ट एग्जांपल यूपी और सिक्किम का ले लेते हैं। यूपी का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय यूपी के सीट्स 403 इनटू 1/1000, जितना भी वैल्यू आएगा इट इज वन वैल्यू वोट ऑफ वन एमएलए ऑफ यूपी। और सिक्किम की बात करें, सिक्किम का पॉपुलेशन और उसके इलेक्टेड लेजिस्लेचर के मेंबर्स इनटू 1/1000, जितना भी अमाउंट आएगा इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन वोट ऑफ एमएलए ऑफ सिक्किम। और सिमिलरली एमपी के वोट भी इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट्स। इस तरीके से वैल्यूज जितने भी स्टेट्स हैं ना हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी के भी लेजिस्लेचर के एमएलएस हैं, तो उन सभी के वैल्यूज डिवाइडेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल कितने यहाँ पर 776। तो इस तरीके से डिवाइड करके अल्टीमेटली हम एक नंबर पर आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ द वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए एंड एमपी आर डिसाइडेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये नंबर्स कहां से आए हमारे पास, तो ऑफ कोर्स अभी भी हम 1971 के सेंसस को ही फॉलो कर रहे हैं। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में हमने ये चेंजेस किए हुए थे कि फर्दर 2026 तक जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से आंकड़े हम लेंगे सेंसस के वो 1971 सेंसस के ही होंगे। तो नेक्स्ट हमारा रिवीजन जो है वो 2026 को होगा जब 2021 के सेंसस आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज हाउ ही गेट्स इलेक्टेड। जब वो एक बार इलेक्ट हो जाएंगे तो यू नो ऑफ कोर्स द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इंपीचमेंट उन्हें किस तरीके से किया जा सकता है, इंपीचमेंट यानी कि उन्हें रिमूव किस तरीके से किया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 में क्लियरली बताया गया है कि इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड। एक ही रीजन हमें दिया गया है, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अगेन ये बहुत ही वेग टर्म है, हमें ये नहीं बताया गया कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसके टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या होते हैं। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इंपीच नहीं किया गया। तो इंपीचमेंट के प्रोसेस जो वो किसी भी हाउस से आ सकते हैं, पार्लियामेंट के यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा। यहाँ पर एक और बात है, स्टेट लेजिस्लेचर्स यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा होते हैं लेकिन इंपीचमेंट में हिस्सा नहीं होते। इंपीचमेंट का में उनका कुछ लेना देना नहीं है। राज्यसभा या फिर लोकसभा में कहीं ना कहीं अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्जेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर लगाए गए हैं तो एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ देम यानी कि 1/4 मेंबर्स, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स उस मोशन को सपोर्ट करना चाहिए। 14 डेज प्रायर नोटिस देनी चाहिए इससे पहले कि रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाए। तो मान लेते हैं कि राज्यसभा में इस तरीके का एक मोशन लाया गया, 1/4 मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हुआ है, तो 14 दिन की प्रायर नोटिस दी जाएगी और उसके बाद राज्यसभा में इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए रखा जाएगा। स्पीकर उसे एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये पास होना चाहिए, यानी कि 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये अगर देंगे तो राज्यसभा में इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, राज्यसभा से इसे लोकसभा को भेजा जाएगा। और लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा एज एन इन्वेस्टिगेशन हाउस काम करेगा। देखिए ये प्रोसेस लोकसभा से स्टार्ट होगा तो राज्यसभा पर जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो लोकसभा में जाएगा। तो अभी जो कि हमने एग्जांपल राज्यसभा का लिया तो लोकसभा में ये अभी से भेजा जाएगा, वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करेगा जहां पर एक सेलेक्ट कमिटी बिठाई जाएगी। तो सेलेक्ट कमिटी जो चार्जेस लगाए गए हैं उस पर पूरी डिटेल स्क्रूटिनी करेगा और यहाँ पर प्रेसिडेंट को राइट दिया गया है कि वो डिफेंड कर सके, इस कमिटी के आगे वो आकर बातचीत कर सकते हैं, जो कुछ भी चार्जेस लगाए गए हैं उसके खिलाफ वो उन्हें मिटाने की मतलब उन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव किसी लॉयर या फिर किसी पर्सन को, किसी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी भेज सकते हैं, यानी कि उन्हें वो अधिकार दिया गया है। अगर इस सेलेक्ट कमिटी को लगता है कि हाँ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं
प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है तो फिर से जो है परमिशन दी जाएगी और वहां पर लोकसभा के स्पीकर इसे एक्सेप्ट करेंगे और लोकसभा में वोटिंग रखेगी। यहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी की बहुत ही जरूरत है, यानी कि 50% मेंबर टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर देंगे तो ऑटोमेटिकली रेजोल्यूशन पास होगा। प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच्ड। एक बात याद रख लीजिएगा, प्रेसिडेंट को ना कोई अपॉइंट करता है ना कोई रिमूव करता है, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। एक बार इंपीचमेंट का प्रोसेस पास हो जाता है, प्रेसिडेंट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड इम्पीच्ड, यानी कि रिमूव कर लिए फिर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई लेटर या फिर कोई भी नामा प्रोसेस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट यू हैड टू नो एंटायरली अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, बोथ हाउसेस, सुप्रीम कोर्ट। द करेक्ट आंसर इज इधर लोकसभा और राज्यसभा। ओनली कंडीशन फॉर इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, इकलौता कंडीशन जो हमें दिया गया है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवाला उठाना, क्रिमिनल चार्जेस, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द करेक्ट आंसर इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका डेफिनेशन हमें नहीं बताया गया। प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसे हम क्या कहेंगे? जुडिशियल प्रोसीजर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। आप में से कई लोग इसका आंसर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिखते हैं क्योंकि लोकसभा राज्यसभा इन्वॉल्व है ना सर, 2/3 मेजोरिटी वगैरह पास होती है। लेकिन एक छोटा सा डिटेलिंग जो आप मिस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेलेक्ट कमिटी बिठाई जाती है, बहुत ही क्रूशियल है, और वहां पर प्रेसिडेंट अपनी सफाई देने जाते हैं, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ जुडिशियल ही है, यानी कि क्वासी जुडिशियल। जुडिशरी को ये एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है, तो इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस हम कहेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, नन ऑफ द अबव। एब्सोल्युटली राइट, नन ऑफ द अबव। इलेक्टोरल कॉलेज उन्हें इलेक्ट करता है, अपॉइंट नहीं करता। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेसिग्नेशन टू, वो चाहे तो किसी रेसिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर ऑफ पार्डनिंग, पार्डनिंग के पावर्स भी प्रेसिडेंट को दिए गए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? आर्टिकल 72, 73, 74 या 76। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 72। Article 74 states about which of the following: the extent of executive power of union, council of ministers shall aid the president, attorney general, या conduct of business of government। And the correct answer is council of ministers shall aid the president, article 74। इसीलिए तो हम प्रेसिडेंट को डीजी और लीडर कहते हैं, असली में डिफैक्टो लीडर तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। मिनिमम एज ऑफ कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 18, 25, 35 या 65। And the correct answer is 35 years। Odd one out qualifications for the president of India: he shall be a citizen of India, absolutely right, he shall hold office for a period of 5 years। ये क्वालिफिकेशन तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी टर्म के अंडर ही आता है, तो प्रेसिडेंट की ऑफिस का ही एक क्वालिफिकेशन है। he should have not have completed 65 years of age, he should be qualified to be elected as member of लोक सभा। ऑप्शन सी गलत है क्योंकि कोई रिटायरमेंट एज नहीं है या फिर मैक्सिमम एज नहीं दी गई कि जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई होंगे इलेक्ट होने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The electoral college for president of election does not consist of, किससे कंसिस्ट नहीं करता? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर हियर इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। So these were the few important MCQs which you have to know. So before you leave, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। So these are all the courses. Please do go and check out, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.